मंत्री जी की बेटी की शादी में 56 भोग जलकर राख हो गए थे। इज्जत नीलाम होने वाली थी। तभी एक भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी ने कहा, मैं बनाऊंगा खाना। लोग हंसे, धक्के मारे, लेकिन 1 घंटे बाद जो खुशबू आई उसने सबका मुंह बंद कर दिया। शहर के सबसे मशहूर अन्नपूर्णा कैटर्स के मालिक सेठ दीनानाथ जी की हवेली में आज कोहराम मचा हुआ था। यह कोई आम दिन नहीं था। शहर के सबसे ताकतवर मंत्री ठाकुर संग्राम सिंह की इकलौती बेटी की शादी का जिम्मा अन्नपूर्णा कैटर्स के पास था। दीनानाथ की अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी अब यह कारोबार संभालती थी। सुमित्रा देवी उसूलों की पक्की थी, लेकिन आज उनकी आंखों के सामने उनकी बरसों की कमाई हुई इज्जत धुएं में उड़ती दिखाई दे रही थी। बात यह थी कि शादी के मुख्य भोज के लिए जो शाही केसरिया खीर बननी थी वह जल चुकी थी। मुख्य रसोइया जिसे शहर से बुलाया गया था वह दबाव में आकर गलती कर बैठा था। 5,000 मेहमानों के लिए बन रही खीर के बड़े कड़ाहे में से जलने की इतनी तेज बदबू आ रही थी कि पूरा रसोई घर महक उठा था। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। मुश्किल से 2 घंटे का समय बचा था जब खाना परोसा जाना था। सुमित्रा देवी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उनके मैनेजर विकास ने सिर पकड़ लिया था। विकास, जो कि नए जमाने का सूट बूट पहनने वाला और दिखावे में यकीन रखने वाला मैनेजर था, रसोइये पर चिल्ला रहा था, तुम्हें बर्बाद कर दिया हमें। अब इतनी जल्दी 5,000 लोगों के लिए मिठाई कौन बनाएगा? मंत्री जी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमारी दुकान पर ताला लगवा देंगे। विकास दहाड़ रहा था। रसोइया हाथ जोड़कर खड़ा था, कांप रहा था। वहां खड़े बाकी कारीगरों के हाथ पांव फूल चुके थे। माहौल में मातम जैसा सन्नाटा था जिसे सिर्फ विकास की गालियां चीर रही थी। तभी पिछवाड़े के दरवाजे पर, जहां से झूठे बर्तन बाहर निकाले जाते थे, वहां एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उम्र लगभग 35-40 साल होगी। कपड़े बेहद पुराने, कुर्ते पर कई जगह पैबंद लगे हुए, पैरों में हवाई चप्पल जो घिसकर पतली हो चुकी थी, बाल बिखरे हुए और दाढ़ी बड़ी हुई। उसे देखकर कोई भी उसे भिखारी या मजदूर ही समझता। वह आदमी कुछ देर तक नाक सिकोड़कर हवा में तैरती जलने की बदबू को महसूस करता रहा। फिर वह धीरे धीरे अंदर आया और उस बड़े बड़े कड़ाहे के पास जाकर खड़ा हो गया। विकास की नज़र उस पर पड़ी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और अब एक फटे हाल आदमी को अपनी रसोई में देखकर वह फट पड़ा। ए, कौन है तू? अंदर कैसे आया? सुरक्षा गार्ड कहाँ मर गए थे? चल निकल बाहर, यहाँ तमाशा चल रहा है क्या? विकास ने उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का दिया। वह आदमी हिला तक नहीं। उसने शांत गहरी आवाज में कहा, खीर तेज आंच पर चढ़ा दी थी और दूध में मलाई पड़ने से पहले ही चीनी डाल दी, इसलिए तली में लग गई। अब इसे फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। विकास हैरान रह गया। एक भिखारी उसे ज्ञान दे रहा था। उसने गुस्से में कहा, तू मुझे सिखाएगा? अपनी शकल देखिए, बाहर जा और भीख मांग, यहाँ रसोई रईसों का काम हो रहा है। उस आदमी ने विकास की बात अनसुनी कर दी और सीधे सुमित्रा देवी की ओर देखा जो कुर्सी पर हताश बैठी थी। माँ जी, उसने हाथ जोड़कर कहा, वक्त बहुत कम है, अगर आप इजाजत दे तो मैं नई खीर तैयार कर सकता हूँ। मुझे बस कुछ सामान और एक मिट्टी का बर्तन चाहिए होगा। वहां खड़े सभी कारीगर हंस पड़े। एक तो खीर बनाने का समय नहीं था, ऊपर से यह आदमी मिट्टी के बर्तन की बात कर रहा था। विकास ने ताली बजाते हुए व्यंग किया, वाह, अब यह सड़क छाप हमें खाना बनाना सिखाएगा। मालकिन, इसे बाहर निकलवाइए, मैं किसी दूसरे होटल से मिठाई मंगवाने का इंतजाम करता हूँ। सुमित्रा देवी ने उस आदमी की आंखों में देखा। उन आंखों में एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास था जो उन्होंने सालों पहले अपने पति दीनानाथ की आंखों में देखा था। वो उठी और धीरे से बोली, तुम्हें पता है अगर खाना खराब हुआ तो क्या होगा? मंत्री जी का गुस्सा तुम नहीं जानते। उस आदमी ने सिर झुकाकर कहा, मैं बस इतना जानता हूँ कि माँ जी की अन्नपूर्णा का अपमान नहीं होना चाहिए। मेरे हाथ का बना खाना अगर किसी को पसंद ना आए तो जो सजा आप देंगी मुझे मंजूर होगी। लेकिन अभी आप दूसरे होटल से खाना मंगवाएंगी तो बदनामी होगी कि अन्नपूर्णा कैटर्स के पास अपना हलवाई नहीं है। यह बात सुमित्रा देवी के दिल पर लगी। यह बात सच थी। साख का सवाल था। विकास, इसे सामान दो। सुमित्रा देवी ने फैसला सुनाया। लेकिन मालकिन, यह गंदा सा आदमी। मैंने कहा, इसे सामान दो, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सुमित्रा देवी ने कड़ाई से कहा, मित्रों, क्या आपको लगता है कि यह साधारण सा दिखने वाला आदमी मंत्री जी की बेटी की शादी बचा पाएगा, या फिर आज अन्नपूर्णा कैटर्स की बदनामी तय है? कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आगे की कहानी मिस न करें। विकास ने पैर पटकते हुए रसोई भंडार की चाबी फेंक दी। ठीक है, भुगतो। जब मंत्री जी गोली मारेंगे तो मुझे मत कहना। उस आदमी जिसका नाम माधव था ने सबसे पहले बाहर लगे नल पर जाकर अपने हाथ पैर अच्छी तरह धोए। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा साफ कपड़ा निकालकर सिर पर बांधा। फिर उसने रसोई में प्रवेश किया। उसने गैस के बड़े चूल्हों की जगह आंगन में पड़ी पुरानी लकड़ियों का इस्तेमाल करके एक चूल्हा बनाया। उसने कहा कि असली स्वाद धीमी आंच पर ही आता है। विकास और बाकी रसोइये दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। माधव के हाथ किसी जादूगर की तरह चल रहे थे। उसने दूध को मिट्टी के बड़े मटके में डाला और धीमी आंच पर चढ़ा दिया। वह लगातार उसे एक लकड़ी के बड़े पलटे से चलाता रहा। उसके काम करने के तरीके में एक लय थी, एक साधना थी। वो पसीने से तरबतर हो रहा था, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ दूध पर थी। उसने अपनी पोटली से कुछ निकाला। वह केसर था, लेकिन आम केसर नहीं, वह एकदम सुर्ख लाल कश्मीरी केसर था, जिसे उसने मटके में डाला। फिर उसने इलायची को कूटने की जगह उसे हथेली पर रगड़ कर डाला। आधा घंटा बीता, फिर पौना घंटा। रसोई का माहौल बदलने लगा। पहले जहाँ जलने की बदबू थी वहाँ अब एक भीनी भीनी नसीली खुशबू फैलने लगी थी। यह खुशबू इतनी तेज और पवित्र थी कि बाहर लॉन में काम कर रहे वेटर भी अंदर झांकने लगे। सुमित्रा देवी, जो अब तक तनाव में आंखें बंद किए बैठी थी, उन्होंने नाक से गहरी सांस ली। यह खुशबू, वह बड़बड़ाई, यह तो बिल्कुल वैसी है जैसे
1 घंटे बाद माधव खड़ा हुआ। खीर तैयार थी। उसका रंग हल्का गुलाबी और सोने जैसा हो गया था। देखने में वह किसी पिघले हुए सोने जैसी लग रही थी। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। मंत्री संग्राम सिंह खुद रसोई की तरफ आ रहे थे। उनके साथ उनके कुछ खास मेहमान भी थे। सुमित्रा काकी, सुना है आज कुछ गड़बड़ हो गई है। मंत्री जी की आवाज में एक चेतावनी थी। विकास डर के मारे छिपे पीछे छुप गया। सुमित्रा देवी आगे बढ़ी। नहीं बेटा, बस एक खास डिश तैयार हो रही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। मंत्री जी ने हवा में सांस खींची। अरे वाह, ये खुशबू कैसी है? आज तक ऐसी खुशबू तो मैंने नवाबों के दस्तरखान में पर भी नहीं सूंघी। क्या बना है? विकास, जो अभी तक माधव को कोस रहा था, मौका देकर आगे कूद पड़ा। जी हुजूर, ये हमारी स्पेशल शाही मटका रबड़ी है, मैंने खास आपके लिए बनवाई है। माधव एक कोने में चुपचाप खड़ा था, अपना गमछा सही करता हुआ। मंत्री जी ने इशारा किया। एक कटोरी में खीर परोसी गई। पूरा हॉल शांत था। सुमित्रा देवी की धड़कनें रुकी हुई थी। विकास के माथे पर पसीना था। माधव की नजरें जमीन पर थी। मंत्री जी ने पहला चम्मच मुंह में डाला। क्या माधव की मेहनत रंग लाएगी या विकास उसका श्रेय ले जाएगा? कहानी का अंत आपको रुला देगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप भी मेहनत की कदर करते हैं तो कमेंट में जय अन्नपूर्णा लिखें। मंत्री जी की आंखें बंद हो गई। वह कुछ पल तक कुछ नहीं बोले। सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। फिर अचानक उन्होंने आंखें खोली और जोर से बोले, अद्भुत, अविश्वसनीय, ऐसा स्वाद तो मैंने बचपन में अपनी दादी के हाथों में देखा था। इसमें सिर्फ दूध और चीनी नहीं है, इसमें ममता है, इसमें जादू है। उन्होंने मुड़कर विकास को देखा। विकास, तुम तो कह रहे थे कि यह तुमने बनवाई है, लेकिन तुम्हारे हाथ तो साफ है, कपड़ों पर एक दाग नहीं। और यह खुशबू जो इस आदमी के पास से आ रही है। मंत्री जी ने कोने में खड़े माधव की तरफ इशारा किया, जिसके कपड़े पसीने और दूध के छींटों से सने थे। विकास की बोलती बंद हो गई। मंत्री जी माधव के पास गए। माधव डर कर पीछे हटने लगा। डरो मत भाई, मंत्री जी ने कहा। तुम कौन हो? तुम्हारे हाथों में तो साक्षात देवी सरस्वती और अन्नपूर्णा का वास है। तुम यहाँ इस हालत में क्या कर रहे हो? माधव ने हाथ जोड़े। सरकार, मैं तो बस काम की तलाश में आया था। मुझे पता चला कि यहाँ रसोइये की जरूरत पड़ सकती है। तभी सुमित्रा देवी, जो अब तक माधव को गौर से देख रही थी, अचानक उठी और माधव के करीब गई। उन्होंने कांपते हाथों से माधव के गले में पड़ी एक ताबीज को देखा। यह ताबीज, सुमित्रा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। तुम रघुवीर के बेटे हो ना? बनारस वाले रघुवीर भैया? माधव ने चौंक कर ऊपर देखा। जी मालकिन, मेरे पिताजी ही आपके पति दीनानाथ सेठ जी के साथ काम करते थे। मरने से पहले उन्होंने यह पोटली दी थी और कहा था कि जब भी सेठ जी के परिवार पर मुसीबत आए तो उनके पास जाना, वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। सुमित्रा देवी को याद आ गया, रघुवीर उनके पति का सबसे वफादार रसोइया दोस्त था, जिसने अन्नपूर्णा कैटर्स की नींव रखने में मदद की थी। कुछ गलतफहमियों की वजह से वह शहर छोड़कर चला गया था। सुमित्रा देवी ने सबके सामने उसे फटे हाल माधव को गले लगा लिया। अरे पगले, तूने आने में इतनी देर क्यों कर दी? आज तेरे पिता का हुनर ही था जिसने मेरी नाक कटने से बचा ली। विकास का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था। वह नजरें नहीं मिला पा रहा था। सुमित्रा देवी ने आंसू पोंछते हुए मंत्री जी और वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, सुनिए सब लोग, आज से अन्नपूर्णा कैटर्स की जिम्मेदारी मैं अपने इस बेटे माधव को सौंपती हूँ। आज इसने साबित कर दिया है कि रसोइया अपने कपड़ों से नहीं, अपने जायके और नियत से पहचाना जाता है। मंत्री जी ने ताली बजाई और उनके साथ पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जिस आदमी को 1 घंटे पहले धक्के मारकर निकाला जा रहा था, आज वही उस महफिल का हीरो था। विकास धीरे से वहां से खिसकने लगा, लेकिन सुमित्रा देवी ने उसे रोक लिया। रुको विकास, उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। तुमने हुनर का नहीं, लिबास का अपमान किया था। आज से तुम मैनेजर नहीं, माधव के सहायक बनकर काम करोगे। अगर मंजूर है तो रुको, वरना दरवाजा खुला है। विकास ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मुझे माफ कर दे भाई, मैं अपनी अकड़ में अंधा हो गया था। उस रात शादी में जिसने भी वह खीर खाई, वह उंगलियां चाटता रह गया। माधव ने न सिर्फ शादी बचाई थी, बल्कि अपने पिता की खोई हुई जगह भी वापस पाई थी। उस दिन के बाद से अन्नपूर्णा कैटर्स में कभी किसी को उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके काम से परखा जाने लगा। सीख दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की वेशभूषा देखकर उसकी काबिलियत का अंदाजा कभी नहीं लगाना चाहिए। कोयले की खान में ही हीरा मिलता है, और अक्सर सबसे बेहतरीन हुनर सादगी के लिबास में छुपा होता है। घमंड इंसान को अंधा बना देता है, जबकि विनम्रता और हुनर उसे अर्श तक ले जाते हैं। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।